Today I am going to talk about my turntable. There were a lot of requests. People wanted to know about turntables and the kind of gears that I have. So today I have chosen my Garrett 301. इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि Garrett 301 आज भी तकरीबन 60 सालों के बाद भी क्यों इतनी डिमांड में है और क्यों ये आज भी वर्ल्ड वाइड ऑडियो फाइल्स का वन ऑफ द प्रेफर्ड टर्नटेबल माना जाता है। इनफैक्ट कुछ जापानीज ऑडियो फाइल्स जो बहुत एक्सट्रीम तक जाने के लिए जाने जाते हैं वो आज भी अपनी म्यूजिक के लिए Garrett 301 को ही प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना टर्नटेबल दिखाता हूं, उसके एक एक कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क? सो प्लीज कम and take a look at this turntable wherein I have removed the platter, for your understanding of how it looks when the platter is removed. सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो शेड्यूल नंबर है वो है 51400/2। तो जो 2 होता था /2 वो वाले टर्नटेबल्स ऑयल बेयरिंग टर्नटेबल्स होते थे और अगर बाई 1 है तो वो ग्रीस बेयरिंग होते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो बेयरिंग आप देख रहे हैं सेंटर में, जिसका नीचे का पोर्शन इस प्लेटर के साथ बिल्कुल एक तरह से बहुत अच्छी तरह से स्नग फिट हो जाता है और फिर ये पूरी चीज यूं घूमती है। तो ये जो बेयरिंग है, इस बेयरिंग की स्मूथनेस डिपेंड करती है कि आप इसमें ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं। इसके नीचे जो पोर्शन है, जो पुरानी ग्रीस बेयरिंग टर्नटेबल्स होती थी उनमें साइड में एक इनलेट होता था जिसको ओपन करके आप ग्रीस भर सकते हैं और वो पूरी की पूरी जो बेयरिंग होती थी ग्रीस से स्मूथ होके मूव करती थी। बाद में जब दूसरा शेड्यूल आया तो उन्होंने इसको ऑयल बेयरिंग कर दिया क्योंकि ऑयल डालना ज़्यादा इजी था, मेंटेनेंस थोड़ा इजी था, हालांकि ग्रीस भी आपको रोज़ रोज़ बदलने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऊपर एक ये जो फेल्ट आप देख रहे हैं, ये जो फेल्ट आप देख रहे हैं, ये फेल्ट, यहाँ पे आप ऑयल डालते हैं, ये ऑयल रिटेन करता है और धीरे धीरे नीचे जाता है। तो ये जो बेयरिंग है वो एक थ्रस्ट पैड पे घूमती है। वो थ्रस्ट पैड वक्त के साथ घिस जाता है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने कई तरह की बेयरिंग्स बनाई और ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत स्मूथ चले, तभी आपका वो पूरा प्लेटर स्मूथली मूव करेगा। जितना स्मूथली मूव करेगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको वाव और फ्लटर में आएंगे। जो स्टैंडर्ड Garrett 301 है उसके वाव की वैल्यू 0.02% है और फ्लटर की वैल्यू 0.05% है। तो इस चीज़ को आप ज़ीरो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। तो कितना ज़्यादा ये वैल्यूज़ कम है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टर्नटेबल कितना अच्छा है। अब आप यहाँ देखिए कि ये आपकी सेंट्रल बेयरिंग हो गई, जिसको कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट समझता हूँ और वक्त के साथ एक बहुत इसमें सुधार भी हुए। बहुत से एंथुजियास्ट्स ने तरह तरह की बेयरिंग्स बनाई और एक कोकोमो की किट आती है, कोकोमो किट, उसको बहुत अच्छी बेयरिंग लोग मानते हैं। वो काफ़ी ऐसे मेटल से बनी है कि उसमें वो बहुत लंबे समय तक चलता है। हालांकि मैंने इसको खोल के इंस्पेक्ट किया था, 50 सालों के बाद भी इसमें कोई खास मुझे चेंज नहीं आया। ज़रा सा 2 या 4 बूंद आप ऑयल डालें एंड द प्लेटर स्पिन्स लाइक बटर, वेरी स्मूथ ऑपरेशन। उसके बाद ये तो हो गई सेंट्रल स्पिंडल की बात। अब ये क्या चीज़ है? ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है पुली। इस पुली में आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 पॉइंट्स बने हैं, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट, बीच में एक सेकंड और सबसे नीचे ये थर्ड, और ये स्क्रूज पे है। आप यहाँ से स्क्रूज को लूज करेंगे तो ये पुली बाहर आ जाएगी। इस पुली का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस स्पीड चेंजर को देखें, जब ये 78 पे मैंने इसको रखा है तो मेरा ये आइडलर टायर आप देख रहे हैं कितना फ्री घूम रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये घूमता है तो ये प्लेटर को घुमाता है। ये कैसे घूमता है?
ये इससे टच होके घूमता है। आप देखें, मैं जब इसको ले आ रहा हूँ इधर ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो रबर इज कमिंग एंड ट्राइंग टू टच दिस पोर्शन। द टॉप पोर्शन व्हेन गेट्स इन कॉन्टैक्ट इट क्रिएट्स द स्पीड ऑफ 78, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बहुत ज़्यादा है, नीचे रेडियस थोड़ा कम है, तो वो ये देखिए मैं स्पीड चेंज करता हूँ 45, देखा आपने, वो नीचे चला गया। अब आप जब इसको लेके आएंगे तो वो नीचे वाले बीच वाले पोर्शन को टच करेगा, सी, देखा आपने, नीचे वाले पोर्शन को टच कर गया। लेकिन ये आइडलर टायर नहीं घूम रहा है, ये तब घूमेगा जब इसको ऊपर थोड़ा सा ये दबाव पड़ेगा प्लेटर का, तो प्लेटर जब आप लगाएंगे तो ये घूमना शुरू होगा। तो दिस इज अ वेरी प्रिसाइज मैकेनिज्म और ये बहुत सही चलना चाहिए। ये जो फ्लाई व्हील है जो एल्यूमिनियम की, ये मोटर से अटैच्ड है डायरेक्टली, और मोटर की ऑयलिंग करते हैं इन होल्स के थ्रू। ऐसे आप इसको कर लें और यहाँ पे 2-2 बूंदा ऑयल डाल दें, जो इसके लिए स्पेशल ऑयल आता है, तो वो ऑयल मोटर के अंदर जाएगा और मोटर को स्मूथ रखेगा। इसके लिए एक अलग ऑयल आती है और बेयरिंग के लिए अलग ऑयल आता है। चाहे तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए अलग यूज़ करता हूँ स्पेशलाइज्ड ऑयल, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑयल यूज़ करता हूँ। उसके बाद आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, ये ब्रेक पैड है। जब आप टर्न टेबल को ऑन करते हैं तो ये ब्रेक पैड दूर हो जाती है और प्लेटर फिर फ्रीली घूमता है। जब आप ऑफ करते हैं तो ये ब्रेक पैड प्लेटर को ऐसे पुश करता है और प्लेटर वहीं पे रुक जाता है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो टर्न टेबल है बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक स्पिरिट इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वो जो बबल आप देख रहे हैं, दैट बबल शुड बी इन द सेंट्रल, वो जो रिंग बनी हुई है उसके बीच में वो होना चाहिए। तो इसका मतलब कि आपका ये टर्न टेबल बहुत अच्छी तरह से फ्लैट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि गैरेट का जो मोटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गैरेट का मोटर, इनफैक्ट किसी भी टर्न टेबल का मोटर उसकी जान होती है। तो ये मोटर्स 60 साल पुराने हैं और इन्होंने न जाने कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस देखे हैं। उसके बावजूद भी ये आज भी इट वर्क्स लाइक ब्रीज। देखा आपने, साइलेंट, वेरी स्मूथ। और ये ऊपर घूमने वाली पुली इंडियन वोल्टेज को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसको कहते हैं 50 हर्ट्ज पुली। जब आप यूएस में इसको यूज करेंगे तो इसी पुली को आपको दूसरी पुली लेनी पड़ेगी जिसको कहते हैं 60 हर्ट्ज पुली, तो वो इसमें लगेगी। ये रबर बहुत ही सॉफ्ट, सपल और स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए। कभी कभी यहाँ पे एक ड्रॉप ऑयल का आप डाल सकते हैं जस्ट टू कीप इट कंप्लीटली फ्री। ये ऊपर का मेंटेनेंस यहाँ से हो जाता है। बाकी व्हेन यू हैव टू गो डीप इनटू इट देन यू हैव टू टर्न इट अपसाइड डाउन and maybe do some servicing of the motor and all, which is generally not required. If you are maintaining it, it will serve you for a very long time. ये इलेक्ट्रिकल स्विच है। यहाँ पे जब आप इसको ऑन करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है। It goes and touches the terminals. The circuit gets completed and the motor starts revolving. When the motor spins, the pulley attached to it also spins. When the pulley spins, the idler spins. When the idler spins, the plater spins in firm contact with the bearing. Here you have got the speed changers, 33 for long playing records, 45 for 7-inch singles and 78 for the shellac records. Apart from that, गैरेट 301 में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार फीचर उस ज़माने के हिसाब से ये स्पीड एडजस्टर था। ये कुछ नहीं है, ये एक एडी करंट है। जब आप इसको मूव करते हैं तो आप ये देखें, ये चीज़ मूव होती है। ये एडी ब्रेक कहते हैं, ये चीज़ मूव हो रही है। तो जितना ज़्यादा ये नज़दीक आती है उतना ज़्यादा ये उसके ऊपर एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है जिससे कि मोटर स्लो हो जाती है। तो जब आप इधर करते हैं तो स्पीड कम होती है, और जब आप इधर करते हैं यानी जब मैग्नेटिक इफेक्ट दूर होने लगता है, आप देखें दूर हो रहा है, वो हट रहा है, उस फ्लाईव्हील से दूर जा रहा है, वो दूर जा रहा है, दूर। जब एकदम पूरी तरह से दूर हो जाता है तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर लेता है। आइडियली अगर आपका टर्न टेबल बिल्कुल परफेक्ट है तो ये चीज़ एकदम सेंटर में होनी चाहिए।
इस तरह से ये पोजीशन होनी चाहिए एडी ब्रेक की इस फ्लाईव्हील के साथ। और ये इतने अच्छी तरीके से इसको सेट किया गया है, किसी देयर इज नो कॉन्टैक्ट, इट डज नॉट टच, इट स्पिन्स वेरी स्मूथली। तो ये जो कॉन्टैक्ट है, ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो एक्यूरेट होना चाहिए। दिस इज द ऑन ऑफ स्विच, दिस इज द स्पीड चेंजर स्विच, दिस इज द स्पीड एडजस्टर यू मे से इन लेमैन्स टर्म, एंड हियर आर द डिटेल्स। ये मेरे टर्न टेबल का सीरियल नंबर है 55750। ये बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर 2-3 साल के बाद मैं इसको चेक करता हूँ। अगर अगली बार मैंने सोचा है कि मे बी आई विल पुट अ कोकोमो किट एंड ट्राई टू सी इट। अब फिर से आप एक बार मैकेनिज्म को देखिए। जब आप इसको ऑन करते हैं, व्हेन यू स्विच इट ऑन, ट्राई टू, या दो चीजें होती हैं। ये आइडलर पुली की तरफ आता है और ये ब्रेक उस तरफ चली जाती है, यानी प्लेटर को फ्री छोड़ देती है। यहाँ पे एक स्क्रू है जिसको कम बेसी करके आप ब्रेक का एडजस्टमेंट सेट कर सकते हैं कि कितनी जल्दी प्लेटर रुके। कुछ लोगों की ये चीज़ एडजस्ट ना होने की वजह से बंद करने के बाद भी प्लेटर घूमता रहता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस फेल्ट कैन बी रिप्लेस्ड एंड इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। उसके अलावा मैंने इसमें अलग से आफ्टर मार्केट एक की स्ट्रोब लगाया है, जो कि आपको प्लेटर के मूवमेंट पे, इट वर्क्स एज अ लाइट स्ट्रोब, जो कि गैरेट 301 में नहीं होता था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटर रख के कि हाउ दिस हेल्प्स मी। दिस इज़ एन आफ्टर मार्केट थिंग, और की स्ट्रोब करके कंपनी है लंदन में, उन्होंने इसको बनाया था। आप इसको सेट कर सकते हैं और इसकी अंदर से वायरिंग मैंने मोटर के साथ कर रखी है। तो जब मैं ये स्विच ऑन करता हूँ, एंड व्हेन द मोटर गेट्स द करंट, this thing also gets the current simultaneously and they both start at the same time. So this is what I have done. Now this turntables, since the motor is very heavy and this idler technology पे आप प्लेटर को घुमा रहे हैं, तो this gives huge amount of torque and the legendary slam for which Garrett is famous. तो खास करके जब आप 78s बजाएंगे, मेरे पास टेक्निक्स SP10 भी है, इट्स अ वंडरफुल टर्न टेबल बट अ डायरेक्ट ड्राइव टर्न टेबल। तो जब मैं वही 78 उस पर सुनता हूँ तो उसकी आवाज़ थोड़ी क्लिनिकल लगती है, पर जब इस पर सुनता हूँ तो जो स्लैम, जो धमक आती है मिड्स में और लोज में, वो अनमैच्ड है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टर्न टेबल को, इस चेसिस को, आप इस चेसी को किस प्लिंथ में डालते हैं। आइडियली ये जो टॉप का जो प्लेट आप देख रहे हैं जिसके ऊपर ये स्क्रूड अप है, ये टॉप वाली प्लेट सस्पेंडेड है ऑन रबर ग्रोमेट्स। दिस होल प्लेट इज रेस्टिंग ऑन अ वेरी नाइस, वेरी सपल, दिस लार्ज साइज रबर ग्रोमेट्स। 4 मैंने बड़े बड़े लगा रखे हैं, तो उस पर वो एक तरह से सस्पेंडेड है, तो रबर वाइब्रेशन को लेने आने नहीं देता, और ऑल यू हियर इज प्योर म्यूजिक। Apart from that, when the motor spins, since it's a very heavy old style motor, it has a tendency of shaking the thing. For that, you need a very heavy plinth. तो plinth आपकी भारी होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल स्थिर रहे अपनी जगह पे और हिले नहीं। उसके बाद जो चैसी आपकी है इस प्लेट पे, वो प्लेट सस्पेंडेड अगर हो तो आपको बहुत अच्छी आवाज़ मिलेगी। You will get very good highs. और ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग अपने प्लिंथ को इतना हैवी कर देते हैं कि आवाज़ डेड हो जाती है। ऑल द फाइन हाई फ्रीक्वेंसीज आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। कुछ लोगों ने कंक्रीट स्लैब, स्लेट, इन सब चीज़ों पे भी बनाते हैं, उसको उसके अंदर बालू भर देते हैं ताकि वो बिल्कुल डैम्प्ड हो जाए, विच इज़ वन स्टाइल। आई मीन यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट विद न्यूमरस प्लिंथ्स टू कम टू अ कंक्लूजन विच प्लिंथ इज बेस्ट फॉर यू. You can make a plinth, fill it with sand, fill it with rubber, whatever you want, and make it very heavy, but then it will have an effect on the sound, overall sound. इसके contrary, अगर आप प्लिंथ को हल्का रखते हैं, और मेरे ख्याल है कि बहुत ही हल्का रखते हैं, तो वाइब्रेशंस बहुत आएंगी। तो जब वो प्ले करेगा तो यू विल हियर द साउंड ऑफ रंबल, इधर उधर की आवाज़ें वो पिक करेगा और अननेसेसरी उसको आपके एम्पलीफायर में फीड करेगा। सो टू स्ट्राइक द स्वीट स्पॉट, जहाँ पे कि आपका प्लिंथ रीजनेबली हेवी है और रीजनेबली लाइट भी है, यू शुड यूज द राइट मटेरियल. बर्च प्लाई इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड.
उसके मल्टीपल लेयर्स बना के आप एक वो बना सकते हैं प्लिंथ, और ऊपर जो आप टॉप देंगे जिसके ऊपर चेसी फिट होगा, वो जो टॉप प्लेट होनी चाहिए मेरे ख्याल से वो सस्पेंडेड हो, या तो आप स्प्रिंग पे कर लो, बट स्प्रिंग अगेन मेटल हो जाता है, सो आई प्रेफर रबर ग्रोमेट्स. You can cut a tennis ball into two parts and put two hemispheres. दो टेनिस बॉल आप ले लें, उसको बीच से काट लें, उसके 4 टुकड़े कर लें, तो दोनों चारों आप चारों कोने में रख सकते हैं. दैट वे ऑल्सो यू कैन अचीव दिस सस्पेंशन. बट आई हैव यूज्ड रबर, आई हैव यूज्ड वेरी हाई क्वालिटी रबर. तो जब आप उसके ऊपर लोड पड़ता है तो हल्का सा दब जाता है, लेकिन उसकी थिकनेस इतनी है कि वो बिल्कुल जाकर के प्लिंथ के बेस को नहीं टच करता. हवा में एक तरह से आप कहते हो फ्लोट करता रहता है. तो जो भी साउंड निडल पिक कर रही है, दैट इज नथिंग बट प्योर एनालॉग साउंड विच इज फेड इनटू द एम्पलीफायर. दिस प्लैटर दैट यू सी इज अराउंड 3 kgs इन वेट, 6 pounds टू बी प्रिसाइज. और इसके किनारे आपने देखा होगा मैंने ये 2 रबर के रिंग्स लगा रखे हैं. तो ये क्या करता है कि जब ये प्लैटर मूव करता है, दिस इज डाई कास्ट एल्यूमिनियम, वेरी नाइस वेरी हेवी प्लेटर. और जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर आपको 3 दाग दिख रहे होंगे. सबसे ऊपर वाला जो दाग है वो 78 का है, बीच वाला 45 का है, और सबसे नीचे वाला 33 का है. इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आइडलर. ये सारा थ्रस्ट पैड वगैरह इसका सब बहुत सही दिख रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस इज द लीजेंडरी प्लेटर विच गिव्स दैट साउंड. और इसके साथ ये है गैरेट का ओरिजिनल मैट. ओरिजिनल तो कब का टूट के खत्म हो गया, बट देयर इज अ कंपनी इन इंग्लैंड विच मेक्स दिस एंड दे आर वेरी नाइस. तो द कॉम्बिनेशन वर्क्स वेरी वेल. आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. यू कैन यूज अ कॉर्क मैट, यू कैन यूज अ कॉपर मैट. दीज आर एक्सपेरिमेंट्स टू बी डन टू अचीव द बेस्ट साउंड. नाउ आई विल पुट दिस बैक ऑन माई टेबल and then talk a bit more about the keystroke. Now, this is the rim. You hold it like this. ऐसे जगह बनी हुई है इसको ठीक से पकड़ने के लिए. Take it there and through this hole, look to the bearing top. Very careful. You can't afford to throw it on it. और ऐसे जैसे ही यहाँ तक आए तो मैं इसको हल्का सा ये ऑन की तरफ मूव करता हूँ इस स्विच को. तो क्या होता है कि ये जो ब्रेक थी वो उधर मूव कर जाती है और प्लेटर साइलेंटली अपनी जगह पे चला जाता है. नाउ द प्लेटर इज नॉट मूविंग वेरी फ्रीली. यू कैन गेस व्हाई, बिकॉज ये ब्रेक पैड लगी हुई है. अब ये गया इसके ऊपर ये रबर मैट. आई लव दिस रबर मैट. आई मीन आई हैव सीन इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. कई बार मैं अपने दूसरे टर्न टेबल्स का मैट इस पर डाल के देखता हूँ. और ये हो गया आपका रेडी. और ये 78 पे है. तो हम एक बार इसको ऑन करके देखेंगे. ये देखिए मोटर की मूवमेंट और लाइट का जलना एक साथ हुआ. और ये ऊपर का जो स्ट्रोब आप देख रहे हैं वो थोड़ा तेज चल रहा है, जबकि ये चीज़ सेंटर में है. वो तेज चलेगा 10 मिनट तक. 10 मिनट के अंदर जब वो मोटर रीजनेबली वार्म हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द गैरेट मैनुअल द platter must be spun. It should be left switched on for 15 minutes, and after 15 minutes it is supposed to achieve its right pitch and all. But अगर आपको तुरंत प्ले करना है तो you can use this eddy current. आप इसको यहाँ पे ले आए और ये देखिए रुक गया, स्टेबल हो गया. आप यहाँ से शुरू कर लें अपना काम, और जब ये स्लो होने लगे तो फिर आप इसको सेंट्रली कर लें. तो चूंकि I achieve my right speed at this center and it is noiseless and I get great results, I know that my turntable is in pink of its health. कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इसके सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, और मैं आई एम pretty capable of changing the parts and servicing them. तो that is not an issue. More or less Garrett 401 की भी यही फीचर्स हैं. उसका प्लेटर थोड़ा और भारी है, उसकी बिल्ड थोड़ी और रगेड है, और इसलिए उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. लेकिन दिस इज द लेजेंड. I have got both. I have got a 401 and 301. I love them just like they are like twins. But इसके लिए थोड़ा सा वो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, क्योंकि ये थोड़ा हिस्टोरिकल टेबल है, थोड़ा पुराना सा टेबल है. और आप जब आप ऑफ करते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी क्विकली वो ब्रेक इसको हिट करेगा और ये चीज़ रुक जाएगी. ये देखा आपने, 78 पे था इसलिए इसको इतना वक्त लगा. अगर ये 33 होता तो और भी जल्दी प्लेटर रुकता.
ये देखिए, अब 33 के लिए सबसे नीचे वाले स्ट्रोब को आप देखिए वो, और जब आप इसको ऑफ करते हैं दिस क्विकली कम्स टू अ स्टॉप. नाउ वन मोर थिंग अबाउट द टोन आर्म. जब आप ये टोन आर्म लगाते हैं, मोटर इस तरफ है, टोन आर्म आपने वहां लगाई, प्लिंथ के अंदर ही अंदर यहाँ पे एक पार्टीशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि टोन आर्म बिल्कुल अलग रहे, वो कोई भी वाइब्रेशन पिक ना करे, किसी भी प्रकार का इंटरफियरेंस दोनों में कोई क्रॉस टॉकिंग ना हो. इसके लिए यहाँ पे बीच में एक ऐसे लंबी सी पट्टी मैं लगा देता हूँ, मजबूत सी, और उसको रबर से कवर कर देता हूँ, so that this section becomes completely isolated from this section. Same thing you can do here also for this tone arm. अंदर अंदर एक ऐसे लंबी पट्टी चल रही है दोनों तरफ, तो ये आपका टर्नटेबल सेट हो जाएगा. Always make sure that your azimuth of the head, ये जो कार्ट्रिज का ये जो हेड शेल है वो बिल्कुल यूं हो. उसके ऊपर एक जीरो बैलेंसर भी आता है, स्पिरिट, आप वो रख के कर सकते हैं. ये तो बहुत हेवी है, तो इट विल बी एब्सोल्युटली परपेंडिकुलर टू द बॉटम सरफेस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरहैंग, ये डिस्टेंस वगैरह सो आप प्रोट्रैक्टर से सेट कर सकते हैं, वेट वगैरह सेट कर सकते हैं. बेयरिंग स्टोन आर्म की बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफियरेंस इन मूविंग इट दिस वे और दैट वे. एंटी स्केट मेरे एक वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे सेट करते हैं, तो एंटी स्केट वगैरह आप सेट कर सकते हैं. So once you have done all of this, it needs some passion and it needs no compromise. कोई चीज़ आपको ख़राब दिख रही है, उसमें मोटर हल्का हिल रहा है, साइड के स्प्रिंग लंबे हो रहे हैं, एक स्प्रिंग, मोटर जो है 5 या 6 स्प्रिंग्स पे लटकती है, इट फ्लोट्स फ्रीली इन द एयर एंड स्पिन्स, तो उसका फ्री सस्पेंशन बहुत ज़रूरी है. कई बार आप देखेंगे कि जिन स्प्रिंग्स पे है, कोई स्प्रिंग लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई है, तो मोटर जो है टेढ़ी या टिल्ट होगी. वो समय है सारे स्प्रिंग्स बदल देने का. नए स्प्रिंग्स अगर आप लगा देंगे तो मोटर में जान आ जाएगी. उसको क्लीन करके आप ऑयल डाल दें एंड दिस मशीन विल सर्व यू, इट विल आउटलिव यू. मोस्ट ऑफ द पीपल हु यूज दिस मशीन्स आर आउटलिव्ड बाय दिस गैजेट्स. तो इसकी उम्र बहुत हो गई है, ये 1955 का है, और उस हिसाब से देखा जाए तो आई एम श्योर दिस विल सर्व माई चिल्ड्रन ऑल्सो विद द सेम काइंड ऑफ साउंड दैट इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग मी टिल टुडे. उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, वंस दिस प्लिंथ इज डन यू नीड टू पुट नाइस फीट ऑन इट. ये आप देखेंगे कि मैंने एल्यूमिनियम स्पाइक्स लगा रखे हैं, और इन स्पाइक्स के अंदर एक जेली भरी हुई है. तो वो जेली जो है इंसुलेटर का काम करती है. वैसे भी ये मेरा फ्रेम बहुत भारी है, ये हिलता विलता नहीं है, तो किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन ऊपर नहीं जाएगा. तो पहली शील्डिंग मैंने यहाँ कर दी है, दूसरी शील्डिंग इस प्लिंथ से है, तीसरी शील्डिंग इस प्लेट से है जो सस्पेंडेड है रबर पे. तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद भी जब मैंने इसको प्ले किया था विदाउट द फीट, द साउंड वॉज गुड. बट व्हेन आई इंस्टॉल्ड दीज 4 feet at 4 corners, then the sound became far superior. So that explains the usefulness of using good quality feet. Simple spikes are also good. अगर आपका प्लिंथ बहुत मजबूत है, बहुत भारी है, और ऊपर वाला पोर्शन वेल सस्पेंडेड है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप 20,000 रुपए के फीट लगाएं, वो उसका कोई मतलब नहीं बनता. लेकिन अगर आपका प्लिंथ कमज़ोर है या कोई दिक्कत है, तो उस केस में आपको अच्छे फीट की ज़रूरत पड़ेगी. वो जो फीट के बीच में जो जेली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन ऊपर नहीं जाएगा. और आप याद रखें कि ये कार्ट्रिजेस बहुत सेंसिटिव हैं. दे कैन पिक अप साउंड एज लो एज 10 हर्ट्ज एंड गो अप टू 25,000 हर्ट्ज. तो किसी भी तरह की धमक या रंबल अगर जमीन में है या दीवारों में है, तो दिस विल बी इमीडिएटली पिक्ड अप बाय दिस वन. उसके बाद ये रबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस पे जब आप रिकॉर्ड रखते हैं, तो रिकॉर्ड जब प्लेटर घूमता है तो किसी भी प्रकार का मेटालिक वॉइस ये रिंग्स एब्जॉर्ब करती हैं, ये रबर एब्जॉर्ब करती है, ताकि जब निडल ग्रूव को रीड करे तो सिर्फ ग्रूव को रीड करे और कुछ भी ना करे. द निडल इज सपोज टू पिक अप द साउंड फ्रॉम द ग्रूव्स एंड नथिंग एल्स. सो इफ देयर इज एनी वाइब्रेशन, any disturbance, your experience will not be great.
और जो लोग कहते हैं कि बॉर्डर टर्न टेबल्स बहुत अच्छे आ गए हैं या बेल्ट ड्रिवन बहुत अच्छे आ गए हैं, आई फुल्ली एग्री टू दैट, बट फॉर दैट यू विल नीड टू गेट इनटू द बिग लीग। जो हल्के वाले हैं वो उतने कोई ग्रेट नहीं है, until and unless you are very finicky about the sound, you can carry on. But इसकी जो मोटर है, I am really in love with it. The kind of torque it generates and the kind of longevity it has, it's unparalleled. So in idler-driven turntables, Garrett's are the best. Thorens भी अच्छा है, Thorens TD124 भी अच्छा है, लेकिन उसका प्लेटर जो है वो डाई कास्ट आयरन का है मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैं थोड़ा उससे दूर ही रहता हूँ। ये डाई कास्ट एल्यूमिनियम है, तो ये मेरे को ज़्यादा पसंद आती है। और थॉरेंस TD124 में एक बेल्ट भी लगती है अंदर, जो कि वक्त के साथ स्ट्रेच हो सकती है या छोटी हो सकती है। तो आई प्रेफर Garrett's, they have served me best till now. This was all about Garrett. If you have any questions of how to service the motor or how to change the bearing, how to change the idler, it's very easy. All you have to do is lift the platter. When you lift the platter, it will not come out easily because this center of the platter is in tight contact with the bearing. So don't apply force, don't apply lot of strength. आप जब इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, इतना उठाने के बाद तकरीबन 1/4 इंच और समथिंग इतना उठेगा। फिर आप इस जगह पे किसी भारी चीज से या स्क्रू ड्राइवर के हत्थे से हल्का सा टैप करें, हल्का सा, तो ये जो बेरिंग है नीचे दब जाएगी और ये प्लेटर ऊपर आ जाएगा। दिस थिंग इज मेंशन्ड इन द मैनुअल ऑल्सो, सो प्लीज डू नॉट पुल इट विथ फोर्स, डोंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ फोर्स, अदरवाइज फिर वो बेरिंग डैमेज हो जाएगी और इसको रोज रोज कोई आपको खोलना भी नहीं है। तो एक बार अगर आपने इसके अंदर नया आइडलर लगा दिया, नई पुली लगा दी, नया ब्रेक पैड लगा दिया और ढंग से ऑयलिंग कर दी, तो दिस मशीन will give you the pleasure that none can offer. This was about Garrett 301. More or less the same thing goes for Garrett 401 as well. I hope you liked this video. I tried to cover all the topics, but if I have missed out on something, please let me know through the comments and I will be pleased to address them. Thank you so much.